हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो परसेंटेज का हमारा जो सीरीज चल रहा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और इसी क्रम में ये हमारा जो पार्ट होगा वो पार्ट नंबर 8 होगा। ठीक है ना। ये पार्ट नंबर कौन सा होगा तो पार्ट नंबर 8 होगा। और इसको हम लोग एकदम बेसिक से हाई लेवल तक सीख रहे हैं। मतलब RS अग्रवाल के जो एक एक क्वेश्चन है और परसेंटेज में टोटल क्वेश्चन है इसमें 150, तो 150 को टोटल हम करेंगे। और यदि इस क्लास की PDF आप लोगों को चाहिए, ठीक ना, तो PDF यहाँ आप लोगों को मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा मैथ्स कनेक्शन 2.0, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग ये नंबर पर ज्वाइन लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स कनेक्शन 2.0 उस पर भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है ना। वहाँ पर भी आप लोगों को इसकी क्लास की PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। और हम लोग ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। और यह होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 111। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 111 में हमें क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 111 में दिया हुआ है किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। ठीक ना। एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि इनकम जो है वो स्टेबल है। ठीक ना। उसकी जो आय है वो स्थायी है ना, स्टेबल है। तो इनकम इज स्टेबल। ठीक ना। इनकम क्या है इसकी, स्टेबल है, स्थायी है। इनकम में कोई परिवर्तन नहीं है। जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके व्यापार और उसकी दलाली में हो रहा है। ठीक ना। तो इसमें दो कंडीशन बन रही है, दोनों कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक ना। दो कंडीशन क्या क्या बन रही है यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि दलाली जो है, ठीक ना, दलाली जो है वो क्या हो रही है 4% से बढ़कर 5% हो रही है। 4% से बढ़कर कितनी हो रही है 5% हो रही है। और इसकी इनकम अपरिवर्तित है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत कमी आई। ठीक है ना। तो हमें नहीं पता उसके व्यापार में कितने प्रतिशत आई। ठीक है ना। लेकिन पहले व्यापार कितना होता होगा 100% होता होगा। जो भी व्यापार वो करता होगा वो व्यापार कितना होगा उसका 100% होगा। ठीक है ना। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं वो 100 होगा। ठीक है ना। वो 100 होगा। लेकिन अब कमी कितनी आई है तो कमी हमको नहीं पता व्यापार में कितने की कमी आई। हम लोग एक्स मान लेते हैं इसको कि व्यापार में पता नहीं कितने की कमी आई। ठीक है ना। और ये यहाँ पर 5 है। ठीक है ना। ये यहाँ पर 5 है तो ये 5% है ना। तो यहाँ पर व्यापार की कमी आई और जो व्यापार पहले कितना था उसका हम लोग इक्वली करके हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले वह व्यापार करता था जिसमें 4% उसको दलाली की दर मिलती थी। ठीक ना। तो 100 का 4% कितना हो जाएगा तो ऑब्वियसली 4 ही होगा, क्योंकि 100% की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना। तो किसी भी संख्या का हम लोग 100 का 4% निकालते हैं, 100 का 5% निकालते हैं तो जो वैल्यू होती है वही बनती है। ठीक ना। और यहाँ पर x का 5% कितना होगा, सॉरी, ठीक ना, तो x का 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5% इज इक्वल टू 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 0। ठीक है ना, 1/20। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो जाएगी 1/20। ठीक ना। और 20 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 4 में, तो x इज इक्वल टू कितना बच जाएगा, x इज इक्वल टू बच जाएगा 20 चौक 80। ठीक ना, 20 चौक 80। तो जो नया व्यापार है, ठीक ना, दलाली की दर बढ़कर 5% होने पर इसका कितना 80 रुपये का व्यापार हो रहा है ना। जबकि पहले कितना होता था 100 रुपये का। और यहाँ पर पहले ही दे दिया है कि कमी हो रही है। ठीक ना, व्यापार में क्या हो रहा है, व्यापार में कमी हो रही है। पहले इसने बोल दिया तो 100 से कितनी कमी हुई है, 100 से कितने की कमी हुई है तो 100 में 80 माइनस कर देंगे तो 20 की कमी हुई। ठीक है ना, 20 की कमी हुई। और अगर परसेंटेज निकालना है तो अगर किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालेंगे तो उसमें हम लोग 100 का 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 100 में से ये 100 में से 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग परसेंटेज में 20% लिख सकते हैं। इसको हम लोग परसेंटेज में कितना लिख सकते हैं 20%। या फिर इसको लिख लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है ना, ताकि आप PDF भी जो सोल्व करो तो अच्छा लगे। ठीक है ना। 100 में से कितने मिल रहे हैं 20%, जिसको हम लोग क्या लिख सकते, सॉरी 20 रुपये मिल रहे हैं जिसको हम लोग 20% लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना, कर की प्राप्ति में क्या प्रभाव पड़ा, तो ये हम लोगों को देखना है।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पर भी दो कंडीशन बन रही है, एक वृद्धि वाली और दूसरी कमी वाली, कमी या वृद्धि वाली, ठीक ना। पहले जो टैक्स है, ठीक ना, टैक्स है वो 20% की वृद्धि होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल कर इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक ना। क्योंकि हम लोग इसका परसेंटेज वैल्यू से यदि हम सोल्व करते हैं तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जैसे 20 को हम लोग बढ़ाएंगे 120% करेंगे, 100 से 120 होगा, ठीक है ना, और फिर 100 से 80 होगा, तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर इसको यदि हम लोग इसकी, जैसे ये 20 एकम 20 और 20 अपंजे 100 हो जाएगा, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 20% की। तो इससे यदि हम लोग सोल्व करते हैं तो ये छोटी छोटी वैल्यू आती है और यहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है, ठीक ना। 1/5 का मतलब ये होता है कि 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर 5 पर 1 की वृद्धि मतलब ये हो रहा है 5 से 6, ठीक ना। और इसकी खपत कितनी हो रही है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च को, ठीक ना। खर्च में क्या हो रहा है या खपत में क्या हो रहा है, तो 20% की कमी हो रही है, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको किस कमी हो रही है तो इसको कैसे इंडिकेट करेंगे हम लोग, जैसे 5, सॉरी, ये 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो यहाँ पर 5 पर 1 की कमी, ठीक ना, 5 पर 1 की कमी मतलब 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 4, ठीक ना। और यहाँ पर हम लोग टोटल टैक्स निकालेंगे, ठीक ना, टोटल टैक्स कुल कर, तो क्या हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक ना, जिससे हमें ये 25 प्राप्त होगा और ये 24 हो जाएगा। पहले 25 टैक्स मिलता था, अब 24 मिल रहा है। क्या हो रहा है, 1 की कमी हो रही है, 25 से 24 पर जा रहा है मतलब 1 की कमी हो रही है। कमी या वृद्धि हमेशा फर्स्ट कंडीशन पर निकलेगी, ठीक ना। कुछ कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि सेकंड टर्म से हमको फर्स्ट टर्म पे जाना है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पर जा रहे हैं, कमी की ओर जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इसका परसेंटेज वैल्यू, जो कि हो जाएगा 25 चौक यहाँ पर 100, और ये हो जाएगा 4%। 4% की क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 113 में दिया हुआ है, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डिपेंडेंसी वाले बोलते हैं, डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन बोलते हैं इनको। और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लास्ट से शुरुआत की जाती है, ठीक ना, अंत से शुरुआत करी जाती है इसकी। डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन, डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन, ठीक ना। अमन निर्भर है विमल के ऊपर और विमल निर्भर है रमन के ऊपर। तो रमन को हम लोग 100% मान लेते हैं, मतलब ये 100 रुपये कमाता है, ठीक ना, ये 100 रुपये कमाता है। तो विमल जो है वो रमन से 10% कम, मतलब ये 90 रुपये कमाता होगा, ठीक ना। और अमन विमल से 30% अधिक, ठीक ना, सॉरी खर्च करते हैं, ठीक ना। तो अमन जो है विमल से 30% अधिक खर्च करता है। तो इसका निकालने का दो कंडीशन है, जैसे हम 90 का 30% निकालेंगे, 90 का यदि 30% निकालेंगे तो हम लोग को वो 30% हमको इसमें 90 में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन वही हम लोग 30% अधिक मतलब 130% निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को जोड़ने की ज़रूरत नहीं, जो वैल्यू है वो एक्यूरेट हमें मिल जाएगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 13 में 117। तो अमन कितना खर्च करता है, 117 रुपया, ठीक ना। अमन कितना खर्च करता है, 117 रुपया। और इन तीनों का टोटल खर्च कितना है, टोटल खर्च यहाँ पर दिया हुआ है 6447 है। तो अमन का खर्चा हमें निकालना है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, जैसे 107 और 117 को ऐड करेंगे तो 217, और 217 में 90 को ऐड करेंगे तो 300, और ये हो जाएगा 307, ठीक है ना। 307 किसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा 6447 के इक्वल है। अब इसको हम लोग 307 से कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है ना। 307 से कैंसिल करते हैं तो 644 टाइम, ठीक है ना। 300 एकम 300, 300 एकम 300, और 300 दूनी कितना हो जाएगा, 300 दूनी हो जाएगा 614। 644 में से 614 जाएगा तो बचेगा कितना, 30, ठीक है ना। 30 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हटा देंगे तो ये 307 हो जाएगा। तो 307 एकम 307 हो जाएगा, तो ये 21 टाइम कट जाएगा। एक की वैल्यू यदि 21 है तो अमन कितना खर्च करता है, 117। तो 117 जितना भी खर्च करता है वो 21 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, अमन का खर्चा हमें मिल जाएगा, यहाँ पर अमन का खर्चा हमें मिल जाएगा
21 साते कितना हो जाएगा, 21 साते 147 होता है, 21 साते 147, 14 कैरी, 21 एकम 21 और 14 होता है 35, ठीक ना। कैरी कितना हो जाएगा 3, 21 एकम 21 और 3 कितना हो जाएगा 21 + 3 4, मतलब 2457। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 114 में दिया हुआ है 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम लोग शीशे और टीन की मात्रा निकालेंगे और इसमें 60% शीशा दिया हुआ है, 50 किलोग्राम में 60% शीशा है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाली है 3/5 होती है, 20 × 60 और 20 × 100, ठीक ना, 3/5 होती है। तो 50 किलोग्राम का 3/5 कितना होगा, 50 किलोग्राम का 3/5, ये 5 से 50 कैंसिल हो जाएगा 10 बार, और 10 3 कितना हो जाएगा 30। तो 30 किलोग्राम क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। यदि शीशा 30 किलोग्राम है तो बचा हुआ टीन कितना होगा, 20 किलोग्राम। टीन कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 किलोग्राम। टीन यदि 20 किलोग्राम है तो यहाँ पर क्या दिया है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। तो इस मिश्रण में हमें मतलब 50 किलोग्राम में हम पता नहीं कितना शीशा मिलाएंगे, लेकिन जितना भी मिलाएंगे वो x होगा, ठीक ना, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक ना। और बने मिश्रण में शीशा 75% हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मिश्रण बनेगा, ठीक ना, 30 + x वाला जो मिश्रण बनेगा उसमें शीशा कितना हो जाएगा 75%, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 75% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 25 × 3 = 75 और 25 × 100 मतलब 3/4, और इनका कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक ना। इनका यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ये 4 × 3 = 12, 120 प्लस में 4x इज इक्वल टू 3 × 5 = 15 मतलब 150 प्लस में 3x, ठीक ना। और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू, जैसे ये 3x इधर बाईं ओर जाएगा तो 4x में से 3x जाएगा तो बचेगा कितना, x इज इक्वल टू 120 जाएगा दाईं ओर, मतलब 150 में से 120 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 30, मतलब जो हम x वैल्यू मिला रही है उस x की वैल्यू कितनी हो गई 30 किलोग्राम, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग सीक्वेंस में गड़बड़ी है, ठीक है, देख लेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 में क्या दिया हुआ है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाता है, मतलब 4 लीटर पानी को वाष्प द्वारा निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है, ठीक ना। सबसे पहले तो हम लोग 12 लीटर का 7% निकालेंगे, और 7% का फ्रिक्शन वैल्यू, ठीक ना, 7% का फ्रिक्शन वैल्यू, तो 7% का फ्रिक्शन वैल्यू हो जाएगा 7/100, ठीक ना, 7/100, और 12 लीटर का 7/100 कितना हो जाएगा, 12 लीटर का 7/100, तो ये हो जाएगा 4 × 3 = 12 और 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, ठीक ना, और 3 7 हो जाएगा 21। तो यहाँ पर लवण की मात्रा कितनी हो जाएगी, चूँकि 21 में 25 का भाग नहीं जाता है तो 0 लगेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, और 25 ये 210 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 8 200, ठीक ना, 25 9 225 ज़्यादा हो जाएगा, तो 25 8 200, और बचेगा कितना, यहाँ पर 10 बच जाएगा, दशमलव लगाए तो 0 मन से लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100, ठीक ना, 25 चौक 100 पूरा कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर पानी कितना होगा, यदि 12 लीटर में से 0.84 चले जाएगा तो शेष क्या बचेगा, शेष जो भी बचेगा वो पानी होगा, तो शेष बचेगा यहाँ पर 11.86 जाएगा, तो बचेगा कितना 60, ठीक ना, 11.60। इसमें से 4 लीटर पानी क्या किया जाता है, वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है, 4 लीटर पानी इसमें से उड़ा दिया जाता है, तो बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर पानी 7.60, ठीक ना, 11 में से 4 जाएगा तो 7.60। अब शेष घोल में लवण का प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो शेष घोल कितना है 0.84 प्लस 7.16, तो ये हो जाएगा टोटल शेष घोल कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, और 8 में से लवण की मात्रा कितनी है 0.84,
और इसकी परसेंटेज मात्रा निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 0.84 में यदि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, मतलब दशमलव दाईं और 2 स्थान आगे चले जाएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो 2 स्थान आगे चले जाएगा, और 2 ही अंक है तो दशमलव हट जाएगा यहाँ पर। 84 में यदि हम लोग 84 को 8 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 8 दाम 80, बचेगा कितना 4, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, 8 पंजे कितना होता है 40, तो ये हो जाएगा 10.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 में क्या दिया हुआ, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक, यहाँ पर अधिकतम अंक का मीनिंग क्या निकालता है, पूर्णांक हमें निकालना है, ठीक ना, पूर्णांक निकालना है। तो 35% अंक से पासिंग मार्क है 35%, तो 35% पासिंग मार्क है तो वो पूर्णांक का 35% निकालता होगा, ठीक है ना। पूर्णांक का 35% पासिंग मार्क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35%, है ना, जिसको हम लोग 35 डिवाइडेड बाई 100 लिख सकते हैं। और इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण होता है। 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंक से अनुत्तीर्ण होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पास होने के लिए इसको 40 में 30 नंबर और चाहिए, ठीक है ना। तो 30 नंबर को ऐड कर देंगे, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू होगी पास होने के लिए वो 40 में 30 को ऐड करने पर जो भी प्राप्त होगा वो वाली होगी। यदि इसको हम लोग 16 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 7 पंजा होता है, सॉरी 5 7 होता है 35, और 5 दूनी 10 और जीरो हो जाएगा 7/20 इज इक्वल टू 40 प्लस 30 कितना हो जाएगा 70। यदि इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 10, 70 10 बार, ठीक है ना। और 20 को यदि इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें पूर्णांक मिल जाएगा, x हमें पूर्णांक मिल जाएगा, वो हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 170। इसमें क्या दिया हुआ है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्तांक का योग 783 है, ठीक है ना। परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, यहाँ भी अधिकतम अंक निकालने मतलब पूर्णांक निकालना है। और यहाँ पर ए और बी दो भाई हैं, ठीक है ना, ए है और बी है, ठीक है ना। अधिकतम अंकों का 60%, अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं, मतलब पूर्णांक का। तो पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक हमें नहीं पता कितना है, तो x मान लेते हैं, ठीक है ना। x का 60%, है ना, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 60% की फ्रैक्शन वैल्यू। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी होती है 3/5। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है 3/5 होती है। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, 3/10 होती है। और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, x का 3/10, और इनका योग कितना है, ठीक है ना, योग दिया हुआ है 783 इज इक्वल टू 783, ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 जो है इनका एलसीएम आ जाएगा। 10 यदि एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा क्या यहाँ पर, जैसे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा, तो 6x प्लस यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 3x, और इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा 783, ठीक है ना, 783। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है ना, 6x प्लस 3x 9x हो जाएगा। इस 10 का मल्टीप्लाई 783 में हो जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 783, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 10 मतलब 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसे 9 से कैंसिल कर देंगे तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 में 8 है 72, बच जाएगा 6, 9 में 7 63 और 0। x की वैल्यू कितनी हो गई 870, मतलब 870 इसका पूर्णांक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, ठीक है ना। 100% में से 5% अभ्यर्थी अयोग्य घोषित हुए, तो बचेंगे कितने, ठीक है ना, बचेंगे कितने, 5% अयोग्य है तो 95% बचेंगे, ठीक है ना, जो कि योग्य होंगे, है ना। योग्य अभ्यर्थियों में से 85% परीक्षार्थी सामान्य वर्ग के थे, इसमें से 85% सामान्य वर्ग के थे, ठीक है ना। अब योग्य अभ्यर्थियों में 4275 अन्य वर्गों से है ना। 85% तो
सामान्य वर्ग से और 4275 अन्य वर्ग से है, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, योग्य अभ्यर्थियों में, ठीक ना। सेपरेट पार्ट है तो सेपरेट पार्ट हमेशा क्या होता है, 100% होता है। सेपरेट पार्ट मतलब योग्य, केवल योग्य, योग्य अयोग्यों को हटा दिया तो योग्य योग्य कितने होंगे, योग्य में से 100% होंगे, और उसमें से 85% जो है वो सामान्य वर्ग के थे। तो ये जो 95% ना वो अपने आप में 100% होगा, ठीक ना। और यहाँ पर जो 15% है वो अदर कास्ट से होंगे, ठीक ना। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 5×15 3/20, ठीक ना। 3/20 कितना हो जाएगा, तो 3/20 यहाँ पर हो जाएगा 4275, ठीक ना, 4275। तो यहाँ से एक की वैल्यू हमें क्या प्राप्त होगी, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4275, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बच जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक ना। तो ये हो जाएगा, तो एक की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1425 का डबल कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 25 का डबल 50, मतलब ये हो जाएगा 2850, ठीक ना। और एक जीरो, 20 वाले एक जीरो और बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 28,500। एक की वैल्यू यदि 28,500 है तो 95% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर 95% हम लोग 28,500 का 95% निकालेंगे, ठीक ना, 95%। तो 28,500 का 95% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 95% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर जैसे 5 से ये कैंसिल हो जाए तो 5 एकम 5, 5 9 में 45 और 5 दूनी 10 और 0 19/20। तो इसका हम लोग निकालेंगे 19/20, है ना, 19/20, सॉरी 95% हमें निकालना है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ये 28,500 है तो ये 95% इधर आएगा, ठीक है ना। इसका हम लोग 95% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 19/20, है ना, 19/20 इक्वल टू 28,500, ठीक है ना, 28,500। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 19 एकम 19 बच जाएगा 9, 19 पंजे 95 और ये 2 जीरो एडिटेड, ठीक है ना। अब इसका 20 गुना कर देंगे, ये वाले 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, ठीक है ना, डबल से एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एक की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 15 दूनी 30, ठीक है ना, 15 दूनी 30, 20 वाली 0 और 15 वाली 2 जीरो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30,000। और एक को हमेशा 100% मानते हैं, ठीक ना, एक हमेशा 100% होता है, 100%, क्योंकि 100% को हम लोग लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाई 100 जो कि 1 होगा। तो 100% की वैल्यू 30,000 आ गई यहाँ पर, ठीक ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 क्या होगा, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% और 61% अंक मिले। चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, ठीक ना, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि ये जैसे 81% दिया हुआ है, तो 81% ये आउट ऑफ 100 81 मार्क्स होंगे एक विषय में। यहाँ पर 66% दिया है तो आउट ऑफ 100 66 मार्क्स होंगे दूसरे विषय में, ठीक ना। और यहाँ पर 61% दिया है तो आउट ऑफ 100 61 मार्क्स होंगे तीसरे विषय में। और चौथे विषय में नहीं दिया है तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि आउट ऑफ 100 वो अंक जो है वो x होंगे, ठीक ना, वो अंक कितने होंगे, तो वो होंगे x। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो टोटल अंक कितने प्राप्त करता है, तो जितने भी है उतने में से 70% अंक प्राप्त करता है, ठीक है ना, 70% अंक प्राप्त करता है। तो और यहाँ पर जो है पूर्णांक कितना होगा, तो हर विषय में 100 मार्क्स का पूर्णांक होगा। तो 4 विषय में कितना होगा, 4 विषय में 400 का पूर्णांक होगा, ठीक है ना। अब 400 में से वो कितने अंक प्राप्त करेगा, तो 81 + 86 + 61, सॉरी 81 + 66 + 61 + x। तो यहाँ पर इनको जोड़ देंगे हम लोग, तो 1 + 6 + 8, सॉरी 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया यहाँ पर 8, ठीक ना। और 6 + 6
12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20, 208 प्लस में कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 70%। 70% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/10, ठीक ना, 7/10। इधर से क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा 40। 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में, ठीक ना, 40 का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा, तो 208 प्लस x इज इक्वल टू 7 चौक 28, ये हो जाएगा 280। ये 208 इधर जाके दाई पक्ष में जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x का वैल्यू जो कि कितना होगा 72, ठीक ना, 72। और ये 72 ये वाले x की जगह पर रख देंगे तो ये आउट ऑफ 100 72 हो जाएगा, और जिसका मतलब क्या होगा 72%। इसका मतलब क्या हो जाएगा 72%। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या दिया हुआ है, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, ठीक ना। यहाँ पर 40% और 50% पास हुए हैं, जबकि फेल कितने हुए हैं कुल, है ना, लड़के और लड़कियाँ कुल कितने फेल हुए हैं वो हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे गर्ल्स है, ठीक ना, और बॉयज़ है, तो गर्ल्स कितने हैं 900 है, गर्ल्स 900 है, बॉयज़ कितने हैं 1100 है, ठीक ना। तो गर्ल्स में से 40% गर्ल्स क्या हो जाती है पास हो जाती है, तो 40% पास हुई है, तो फेल कितने होगी 60%, ठीक ना, 60% फेल हुई है। और यहाँ पर 1100 में से 50% लड़के पास हो जाते हैं, है ना, तो 50% फेल होंगे, सॉरी 50% फेल होंगे, ठीक ना, 50% पास हुए तो 50% फेल होंगे। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, परसेंटेज के 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो है वो जो फेल हुए है वो विद्यार्थी कितने होंगे 954, मतलब कि 540 प्लस 11 पंजे 55, मतलब 550, टोटल कितना आ गया यहाँ पर, ये हो गया 1090, ठीक ना, 540 प्लस 590 सॉरी 550 1090। तो यहाँ पर क्या हो गया कि टोटल कितने हैं 1100 प्लस 900, टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज़ है 2000, है ना, 1100 प्लस 900 2000, जबकि उसमें से 1090 क्या हो गए फेल हो गए, तो उसका परसेंटेज निकालना है, अनुत्तीर्ण परसेंटेज मतलब फेल का परसेंटेज। 2000 में से 1090 फेल हो गए तो 100% कितना, ठीक है, 100% हमें निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0.1 बचा है, तो ये हो जाएगा 54.5%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, ठीक ना, कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि वेन डायग्राम सोल्व करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले तो वेन डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक ना, वेन डायग्राम बना लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है, कंडीशन ये अप्लाई हो रही है कि 42% फेल हुए है, ठीक है ना, फेल हुए हैं किस में, मैथ्स में, गणित में फेल हुए हैं, मैथ्स में कितने 42%, और फेल हुए हैं इंग्लिश में कितने, इंग्लिश में फेल हुए हैं 52%, और दोनों में कितने फेल हुए, तो दोनों में 17% फेल हुए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो ऐड होगा, लेकिन ये 17% क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो एक ही विषय में, है ना, जो एक ही विषय में फेल हुए हैं वो विद्यार्थी हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 2 और 2 4 5 42 प्लस 52 कितना हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया हो जाएगा 2 और 2 4 और 5 और 4 9, 94%, ठीक है ना। इसमें से यदि हम लोग 17% माइनस कर देते हैं तो एक ही विषय में जो फेल है वो हमें, या एक्यूरेट जो फेल है
वो हमें मिल जाएंगे। एक्यूरेट कितने परसेंटेज फेल है, तो 14 में से 7 जाएगा तो बचेगा 7, 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। 77% टोटल विद्यार्थी फेल है, ठीक ना। 77% जो है टोटल विद्यार्थी फेल है। तो यहाँ पर पास कितने हुए होंगे, पास होने वालों की संख्या 23% होंगी, ठीक ना, 23% होगी। और दोनों विषयों में ये क्या होंगे, दोनों विषयों में, ठीक है ना, 23% पास हुए होंगे। 77% तो एक विषय में पास हुए होंगे, तो 23% जो है वो शेष जो बचे वो दोनों विषयों में पास हुए होंगे, ठीक ना, वो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। 77% फेल हुए हैं, तो 23% पास होंगे, ठीक ना, 23% पास होंगे जो कि दोनों विषयों में होंगे। और ये इक्वल होंगे किसके, ये इक्वल होंगे 46 के, क्योंकि 46 अभ्यर्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। तो 100% कितना है, क्योंकि टोटल संख्या हमें निकालनी है स्टूडेंट्स की इंटू 23% इज इक्वल टू 46 इंटू 100%, ठीक ना। 100% निकालना है तो 100% का मल्टीप्लाई दोनों ओर कर दो, ठीक है ना, जिससे हमें 100% स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये परसेंटेज से ये वाला परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और 23 दूनी क्या हो जाएगा 46, और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 में, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 122 क्या दिया है, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 बचते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है ना, उसकी मंथली इनकम निकालनी है, ठीक है ना। तो राम अपनी मासिक आय का, अब उसके मंथली इनकम है वो हमें नहीं पता कितनी है, तो हम लोग मान लेते हैं उसकी जो मंथली इनकम है उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है ना। मंथली इनकम को क्या मान लेते हैं, वो 100 रुपीज़ है, ठीक है ना, 100% है या 100 रुपीज़ है। उसमें से 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर देता है। तो इसमें से 20% वो खर्च कर देगा। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है इसकी, ठीक ना। इसका 1/5 खर्च कर देगा तो बचेगा कितना, ठीक ना, बचेगा कितना 80%, है ना, 80 रुपीज़। 80 में से ये इतना खर्च हो जाएगा, है ना, 20 रुपया जो है वो क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो कितना बचेगा 80 रुपये, 80 रुपये, है ना, प्लस शेष का 15%, मतलब 80 का 15%, इसका 15% कितना हो जाएगा, इसका 15% हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 2 चौक 8, मतलब 4 त्रिया 12, है ना। शेष का 15% पुस्तकों पर खर्च कर देता है, मतलब 80 का 15%, मतलब 3/20 क्या करता है वो, पुस्तकों पर खर्च कर देता है। 12 रुपये इसमें खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, बचेगा यहाँ पर 68 रुपये, है ना। 80 में से 12 जाएगा तो बचेगा कितना 68 रुपये। और 68 रुपये उसने क्या किया, शेष का 30% कपड़ों पर खर्च कर दिया। 68 का 30% मतलब 3/10, है ना, उसने कपड़ों पर खर्च कर दिया, है ना। और उसके बाद जो बचता है ना, उसके बाद जो बचता है वो क्या होगा, वो 9,520 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर इसको 68 का 3/10 निकालेंगे हम लोग, तो वो कितना होगा, 68 का 3/10 निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 6.8। और इसमें यदि हम लोग गुना कर देते हैं, जैसे 3 का तो 3 8 24, कैरी का 2, 3 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, है ना। तो 14.4 हो जाएगा ये, सॉरी 3 6 18, 18 और 2, कहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, 3 8 24, कैरी का 2, 3 6 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20.4 हो जाएगा, ठीक है ना, 20.4 हो जाएगा। तो ये 20.4 है, ये 20.4 है वो क्या हो जाएगा, ये 20.4 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये बचेगा 9,520 के। तो 100% कितना, है ना, तो 100%, क्योंकि मासिक इनकम 100% होगी, तो 100% कितना होगा,
यहाँ पर 100% का हम लोग दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इंटू 20.4 इज इक्वल टू 9520 इंटू 100%, 100%, ठीक है ना, 100%। तो ये परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 204 20.4 है, ठीक है ना, 20.4 है, तो यहाँ पॉइंट हटेगा तो ऊपर और जीरो लग जाएगा, ठीक है ना। 204 का यदि हम लोग 3 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 चौक 12 नहीं होगा, 8 गुना करते तो 8 चौक 32 और नहीं होगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर जो है मिस्टेक क्या कर रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं, थोड़ा डबल से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। डबल से कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक ना। अब ये हट जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर मिस्टेक क्या हो रहा था, वो हमें पता चल जाएगा। जैसे इसका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20.4, ठीक ना, 20.4 हो जाएगा यहाँ पर। और ठीक ना, इसका शेष है ना, उसके पास कितने बचते हैं, 9520, ठीक ना। तो इसका शेष बचेगा, इसका शेष क्या होगा, 68 माइनस होगा, ठीक ना। इसमें से 68 माइनस हो जाएगा, तो 68 माइनस 20.4, 20.4, तो यहाँ पर बचेगा कितना, बचेगा जैसे यहाँ पॉइंट लगाकर 0 मान लेते हैं, ठीक ना। तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, इधर 67 में से 20 जाएगा तो बचेगा कितना, 57, 47, 47.6, 47.6, तो 47.6 क्या हो गया, ये हो जाएगा 9520, ठीक है ना, 9520। तो यहाँ पर एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू निकालेंगे, वही क्या होगी, 100% के इक्वल। तो एक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक की वैल्यू हो जाएगी 9520 डिवाइडेड बाय 47.6 इंटू 100, तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। हमें एक्चुअली में इसकी मंथली इनकम निकालनी है, आई निकालनी है, तो ऐसे ही रहने देते हैं, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग निकालते हैं तो ये हो जाएगा 476 का डबल करते हैं हम लोग, 476 का यदि डबल करते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 476 का डबल करते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर इंटू 100 करना पड़ेगा हमें, ठीक ना, इंटू 100 करना पड़ेगा हमें, क्योंकि उसकी इनकम निकालनी पड़ेगी, और हम लोग परसेंटेज में हमेशा 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 476 का डबल हो जाएगा 2 6 12, 2 7 14 और 1 15 का 5 2 चौक 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये डबल हो जाएगा 200, ठीक है ना, 200। तो 200 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, 200 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 100 में, 200 का मल्टीप्लाई यदि 100 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20,000, है ना, 20,000। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सीक्वेंस में मिस्टेक है, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 में क्या दिया है, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया, ठीक ना। उसका मासिक वेतन कितना था, तो मासिक वेतन हमें नहीं पता कितना है, उसका 45%, मतलब यदि एक्स होगा तो उसका 45% वह एक्स का 45%, ठीक है ना, मल्टीप्लाई होएगा यहाँ पर, एक्स का 45% वह खर्च करने का निर्णय लेते हैं, है ना। जबकि उसने 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ, ठीक ना, उसने खर्च कितना कर दिया, तो उसने खर्च कर दिया 11,475 रुपये, है ना। और उसे ज्ञात होता है कि उसे ज्ञात हुआ कि धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का, ठीक ना, उसका एक्स का 45% खर्च करना था, लेकिन जो राशि थी वो उसकी 60% हो चुकी थी, ठीक है ना, वो राशि उसकी 60% हो चुकी
थी। तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं कि वो राशि कितनी थी, तो वो राशि हमें नहीं पता, तो इसको x मान लिया, x का 45%, तो इसको y का मान लेते हैं, ठीक ना। वो कितनी हो चुकी थी, 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5, ठीक ना। हमने पढ़ा है प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे 60% दिया है तो 20×3 = 60 हो जाएगा, और 20×5 100 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ठीक ना। इसको यदि हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जैसे ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसको हम लोग गलत लिख लिए हैं, इसको हम लोग सही लिख सकते हैं सीक्वेंस में, ठीक ना। ये हो जाएगा, जैसे भाई का 60% खर्च करने पर उसे ज्ञात हुआ कि वह जो राशि थी उसकी 60% खर्च हो चुकी थी, मतलब इस वाली राशि की 60% खर्च हो गई, जो कि कितनी है, 11,475 है, 11,475 है। और 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हमने अभी निकाला 3/5, तो 60% की जगह हम लोग लिख लेते हैं 3/5, 3/5। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 3 9 2 बच जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, ये यहाँ पर 8 है, ठीक ना। और इस 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर हो गया, तो y = हो जाएगा, वह राशि हमें कितनी मिल गई, 25 का 5 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12 कैरी 1, 5 8 40 और 1 41 कैरी 4, 5 3 15, 15 और 4 हो जाएगा 19,125 उसने खर्चे कर दिया है। खर्चे कितने करने थे, 11,475, लेकिन खर्चे कितने कर दिए, 19,125, ठीक ना। तो वह 45% खर्च करने का निर्णय लेती है, तो उसका हमें निकालना है, नताशा का वेतन कितना है, मासिक वेतन हम उसका निकालना है हमें, तो 19,125 जो खर्च करी है वो x का 45% है, ठीक ना। x का 45%, 45% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 19 सॉरी 45, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 9/20, ठीक ना। 9/20 इक्वल किसके हो जाएगा, 19,125 के, 125 के। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18, एक बच जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 एकम 9, फिर 2 बच जाएगा, 4 कितना हो जाएगा ये, 22 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, फिर 4 बच जाएगा, 45 हो जाएगा, 9 बचे 45, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 20 का, ठीक ना। 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 20 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 पंजे 100 कैरी 10, 20 दूनी 40 और 10 50 कैरी 5, 20 एकम 20 और 5 25 कैरी 2, 20 दूनी 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा, 22, मतलब कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, 20 दूनी 40, 40 और 2 42, ये हो जाएगा 42,500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया हुआ है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। मिस्टर अग्रवाल के पास कितना पैसा था हमें नहीं पता, है ना, लेकिन जितना भी पैसा था वो अपने आप में 100% होगा, ठीक ना, 100% होगा, जिसको कि हम लोग 100 रुपीज़ मानकर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक ना। 100 रुपीज़ में से 30 रुपये उसने उसकी पत्नी को दे दिया, ठीक ना, तो बचेगा कितना, बचेगा 70, ठीक ना। पत्नी को कितना दिया, पत्नी को दिया 30 रुपये, पत्नी को दिया 30 रुपीज़, और आगे क्या बोल रहा है कि शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, ठीक ना। शेष धन कितना है 70, 70 का आधा पुत्री को दे दिया, पुत्री को कितना दे दिया, तो पुत्री को दे दिया 35, है ना, 35 दे दिया, और जो बचा हुआ धन है अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया, बचा हुआ धन, ठीक ना, पुत्र में बांट दिया। बचा हुआ धन कितना है, अगर 70 में से 35 चले जाएगा तो बचेगा कितना, 35, है ना। 35 को 5 पुत्र में उसने बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 7 35, ठीक ना,
5 7 35 और 7 की वैल्यू क्या दी हुई है ना, जो कि एक लड़के की इनकम है और एक लड़के की इनकम कितनी है, इस हिसाब से 7 इसकी एक लड़के की इनकम है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14,000 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14,000 है। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2,000, क्योंकि 7 दूनी हो जाएगा 14 और 3 जीरो एडिटेड, ठीक ना। एक की वैल्यू 2,000 है, एक की वैल्यू यदि 2,000 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 2,000 मल्टीप्लाई 100, है ना। तो इस हिसाब से इसके पास कितना धन था, इसके पास धन था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, मतलब 2 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में क्या दिया हुआ है, इसमें हमें दिया हुआ है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यहाँ पर तुलसीराम भाई साहब है और कश्यप भाई साहब है, ठीक है ना। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि यह इसके पास 100 है ना, इसके पास 100 रुपये है, तो इसका वेतन कितना होगा, इस हिसाब से 120 रुपये, ठीक ना। यदि तुलसीराम की बचत 720 हो तो उसके वेतन का 4%, जो उसके वेतन का 4% है, ठीक ना। वेतन कितना है, वेतन 120 है, इसका 4% क्या है, इसका जो है 4% उसकी बचत है, ठीक है ना। वेतन की 4% बचत है, जो कितनी है, 720 है, 720 है। तो कश्यप का वेतन कितना है, हमें कश्यप का वेतन क्या है ये निकालना है हमें, ठीक है ना। कश्यप का वेतन हमें निकालना है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 16, ठीक है ना। इसको हम लोग कर लेते हैं 16। तो इसका 20% कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 25, ठीक ना। ये हो जाएगा 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 24/5 इक्वल होगा 720 के। तो यहाँ से हमें एक की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें एक की वैल्यू मिलेगी, एक की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी होगी, 24 त्रिया क्या होता है, 24 त्रिया 72 होता है, ये 30 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 त्रिया कितना हो जाएगा 15। तो एक की वैल्यू 150 है, एक की वैल्यू यदि 150 है तो यहाँ पर 100 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि कश्यप का वेतन तो 100 है ना, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर 100 इंटू 150 इंटू 100 हो जाएगा। तो कश्यप का जो वेतन है वो हमें मिल जाएगा 15,000 रुपये, ठीक ना, 15,000 रुपये। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, इसका वेतन है 15,000 रुपये, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दिया हुआ है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5 सही 1/2% ज्ञात किया, जो 220 था, ठीक ना। सही उत्तर क्या है, वो राशि हमें नहीं पता कितनी है, ठीक ना, वो राशि हमें नहीं पता कितनी है, तो उस राशि को हम लोग मान लेते हैं x है। उसका 5 सही 1/2%, मतलब 2 पंजे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/2, है ना, 11/2 ज्ञात कर लिया। परसेंटेज का डिवाइड में 100, ठीक है ना, जो कि कितना है, जो है 220 के इक्वल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं, जो कट रहा है इसको, है ना, क्या कट रहा है, ये 11 से ये 220 कैंसिल हो रहा है 20 बार, ठीक ना। 11 दूनों 22 और 0 एडिटेड, ठीक ना। और 200 मल्टीप्लाई बाई 20 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, 2 दूनी 4, 4,000, ठीक ना। और राशि कितनी है 4,000, तो 4,000 का हमें निकालना पड़ेगा 3 सही 1/2%, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 1 7, है ना। इसका 7 डिवाइडेड बाय 2%, ठीक है ना, ये कितना होगा, तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 40 कैंसिल हो जाएगा 20 बार, 2 से 40 कैंसिल हो जाएगा 20 बार। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, x का वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है 140 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में क्या दिया हुआ है, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसमें
50% वृद्धि कर दी गई, ठीक है ना। कोई कर्मचारी है, उसके साथ 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो उसकी मजदूरी है, ठीक है ना, उसकी जो मजदूरी है उसमें क्या हो रहा है कि पहले 40% कम कर दी गई। मतलब मान लिया कि जैसे इसको 100% मिलता था, या फिर यहाँ पर हम लोग दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं 40% की फ्रैक्शन वैल्यू से। जैसे 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। तो 5 से 2 कम कर दी गई, मतलब 5 मिलती थी, वहाँ पर 2 कम कर दी गई, तो अब 3 मिल रही है ना। उसके बाद क्या किया, 50% वृद्धि कर दी गई। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू तो क्या होती है, 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो 2 से 1 वृद्धि कर दी गई, 2 पर 1 की वृद्धि कर दी गई। मतलब जो सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि 2 से 1 की वृद्धि 3 मिल रही है। तो अल्टीमेटली उसे हानि अथवा लाभ कितना हुआ है, तो हानि अथवा लाभ जो है वो कितना हुआ है वो निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 5 दूनी 10, पहले 10 रुपये मिलते थे तो अब 9 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस हिसाब से 1 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है ना। 1 रुपये की हानि हो रही है। और किस पर निकालेंगे, तो हम पहले वाले पर अधिक या कम लाभ या हानि जो भी है वो हम पहले वाले पर निकालते हैं बाद वाले से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो यहाँ पर जो भी कैंसिल हो रहा है उसे हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 बच जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 10% की हानि हो रही है, ठीक है ना, 10% की हानि हो रही है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है, ठीक ना। कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्याएँ है यहाँ पर 70, ठीक ना। वर्ग के अंत में 1 आता है तो कितने संख्या के, एक तो संख्या 1 में आएगा, ठीक ना, 1 में आएगा, 2 में नहीं आएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 में भी नहीं आएगा, 5 का वर्ग 25 में भी नहीं आएगा, 6 का वर्ग सॉरी हाँ, फिर बाद में 6 का वर्ग 36 में भी नहीं आएगा। उसके बाद में 7 का वर्ग 49 में नहीं आएगा, 8 का वर्ग 64 में नहीं आएगा, 9 का वर्ग 81 में आएगा, ठीक है ना, 9 का वर्ग 81 में आएगा। उसके बाद में आ जाएगा 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121 में आएगा, ठीक है ना, 12 का वर्ग 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग नहीं आएगा, 17 के वर्ग में भी नहीं आएगा 290, ठीक है ना, 18 के वर्ग में भी नहीं आएगा, 19 के वर्ग में आएगा, ठीक है ना, 19 के वर्ग में 99 81 होता है, ठीक है ना। उसके बाद 21 के वर्ग में भी आएगा, ठीक है ना, 22 के वर्ग में नहीं आएगा, 23 के वर्ग में नहीं आएगा, 24 में भी नहीं आएगा, 25 में भी नहीं आएगा, 26 में भी नहीं आएगा, 27 में भी नहीं आएगा, 28 के वर्ग में भी नहीं आएगा और 29 के वर्ग में आएगा, ठीक है ना, 29 के वर्ग में आएगा, 31 के वर्ग में आएगा और 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 के वर्ग में आएगा, ठीक है ना, 39 के वर्ग में आएगा। और उसके बाद में 41 के वर्ग में आएगा, 49 के वर्ग में आएगा, 51 के वर्ग में आएगा, 59 के वर्ग में आएगा और यहाँ पर 59 के बाद में क्या हो जाएगा, 61 के वर्ग में आएगा और 69 के वर्ग में आएगा। टोटल संख्या कितनी हो रही है, टोटल संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 70 में से 14 संख्याओं का वर्ग जो है उसके अंत में 1 आएगा, ठीक है ना। तो उसका परसेंटेज कितना, मतलब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका परसेंटेज तो हमें निकालना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, है ना, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, सॉरी 2 दाम कितना हो जाएगा 20। तो 20% ऐसी संख्या रहेगी, है ना, जिसके वर्ग के अंत में 1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 130। इसमें क्या दिया हुआ है, एक राज्य की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जैसे 2003 से स्टार्ट करते हैं, तो 2003, 2004 और 2005, अल्टीमेटली हमें 3 सालों में निकालना है। इसमें कितनी है 15 लाख, ठीक है ना, इनटू इसमें 10% की वृद्धि हो रही है।
10% की वृद्धि, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, मतलब 10 पर वृद्धि हो रही है 1 की, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 1 की वृद्धि 11/10, और दूसरे साल भी 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 11/10 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 121, ठीक ना, ये हो जाएगा 121, तो 15 लाख गुना 121 डिवाइडेड बाई 10 गुना 10 100 हो जाएगा, है ना। 15 एकम 15, 15 का 5, 15 दूनी 30, 30 और 1 31, ठीक ना। कुछ गलत कर रहे हो क्या, 15 एकम 15, 15 का 5, 15 दूनी 30 और 1 31, कैरी का 3, 15 एकम 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 3 कितना हो जाएगा 18 और डिवाइड में 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक ना, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो यहाँ नीचे से हट जाएगा, ऊपर दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 18.15 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, देख लेना, ठीक है ना, जो भी है, या फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 18.15 लाख, ठीक ना। अब देखते हैं, सॉरी, यहाँ पर ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, और अब इस क्लास की यदि PDF चाहिए तो एक क्वेश्चन और बचा है क्या, ठीक ना, देख लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन बचा है यहाँ पर, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं, ठीक ना। एक तो कतार होती है कुछ इस प्रकार से, ये लाइनिंग होती है, और ये स्तंभ मान लेते हैं, और ये कतार मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक ना, कुछ इस प्रकार से खड़े हैं कतार और लाइन में, ठीक है ना, कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है ना। कतार में कितने बच्चे हैं हमें नहीं पता, है ना, कितने बच्चे हैं, तो इसको मान लेते हैं x, ठीक है ना, और 12.5% अधिक है, 12.5% अधिक बोला है, तो वो हमेशा 100% पर अधिक होता है, ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं, ये कितना है, ये 112.5% है ना, 112.5% है, यहाँ दशमलव हटेगा, यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, प्रत्येक कतार में हमें बच्चों की संख्या निकालनी है, तो x का ये हो जाएगा इतना इज इक्वल टू, टोटल बच्चे कितने हैं 72 है, टोटल बच्चे कितने हैं 72 है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 25 से कैंसिल कर लेते हैं, जैसे 25 चौक 100, 12 बच जाएगा, 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125, और यहाँ पर 25 चौक 100 और जीरो, ठीक ना, 25 चौक 100 और जीरो, आगे क्या कैंसिल हो रहा है, जैसे ये और कैंसिल हो जाएगा, 5 नमे की 45 और 5 8 हो जाएगा 40, नमे 8 कितना हो जाएगा 72, ठीक है ना, नमे 8 72, टोटल कतारों में संख्या कितनी है x, और इसी का है ना, यहाँ पर भी x आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन को हम पढ़ते डबल से, जैसे 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है, ठीक ना। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या तो इतनी है, ये कतार वाली है, ठीक ना, ये कतार वाली है, और स्तंभ वाली देखते हैं हम लोग, तो स्तंभ वाली इस कतार वाले बच्चों की स्तंभ वाली से कतार वाले बच्चों से स्तंभ वाले बच्चों की संख्या इतने % अधिक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x, ठीक ना, इस x का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 8 इधर का बचा हुआ है, और इंटू ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो x का आंसर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ से रूट हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, और यहाँ से 8 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, ठीक है ना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना, और साथ में बेल आइकन भी दबाए, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर इस क्लास की यदि आप लोगों को PDF चाहिए
तो PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप मैथ्स कनेक्शन 2.0 पर इस नंबर पर ज्वाइन टेक्स्ट मैसेज करने से आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स कनेक्शन 2.0 पर भी आप लोग विजिट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।